हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को लेकर के। दोस्तों, एक लेटेस्ट अपडेट है, छोटी सी अपडेट है, आपको बताना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं कि लिंक दिया गया है। दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट ये है। लेटेस्ट अपडेट को बताऊं उससे पहले आपको थोड़ा सा रेफरेंस देना चाहूँगा। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के केस में जो इसके कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं, जो कोर कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं, इन सभी ने जो वैल्यू एक्सेप्ट करी थी पिरामिड ग्रुप की तरफ से डीएचएफएल के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा सावधानी से नहीं ली गई थी। उसको स्वीट हार्ट डील के नाम से बोला गया है। स्वीट हार्ट डील है तो मीठी मीठी तरीके से ये डील कराई गई है, और जिसको एक्सेप्ट करने से पहले कोर कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को 10 बार सोचना चाहिए था। उस वैल्यू को एक्सेप्ट करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था। बहुत सारे ऐसे कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, डिसेंटिंग कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स थे, यानी जो ऐसे क्रेडिटर्स, जो ऐसे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो इस पूरे रेजोल्यूशन प्लान के फेवर में नहीं थे, उन लोगों ने चैलेंज किया था। जैसे कि आपको पता है 63 मून्स एंड टेक्नोलॉजी एक मुंबई बेस्ड एक कंपनी है जिसने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर जा कर के कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की तरफ से जो रेजोल्यूशन प्लान को एक्सेप्ट किया गया था उसके खिलाफ इन्होंने अपील किया था। तो फाइनली आपको बताया था मैंने कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने अपनी चिंता जताई है, ये बोलते हुए कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने जो फैसला लिया रेजोल्यूशन को लेकर के वो बहुत ही गलत है। क्योंकि इस रेजोल्यूशन में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पिरामिड ग्रुप ने सीधे सीधे डीएचएफएल की संपत्ति को, एसेट्स को हड़पने की कोशिश करी। 40,000 करोड़ रुपए तक की जो एसेट्स थी, जो प्रॉपर्टीज़ थी, जो इमूवेबल एसेट्स थी, उसको 1 रुपये की वैल्यू असाइन कर दिया था डीएचएफएल ने। और सबसे दुख की बात यह है कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया था। ये सबसे बड़ी चिंता की विषय है और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि कहीं मिली जुली भगत तो नहीं, क्योंकि इस पूरे डील को स्वीट हार्ट डील बोला गया है। तो अब दोस्तों अपडेट ये आ रही है कि जो इसके कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं वो दुविधा में फंस गए हैं, यानी दे आर इन क्वांड्री, दे आर इन डिलेमा। अब वो डिलेमा में है कि क्या करा जाए। क्या नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल की तरफ से जो कहा गया है क्या उसको फॉलो किया जाए, या उन्होंने जो कहा है, एनसीएलटी ने जो कहा है, उसको चैलेंज किया जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पे डीएचएफएल रेजोल्यूशन प्लान, कमेटी ऑफ क्रेडिटर इन ए स्पॉट आफ्टर एनसीएलटीज रूलिंग ऑन इलीगल स्टिपुलेशन। यानी एनसीएलटी ने तो साफ साफ बोल दिया था कि जो ये किया है आप लोगों ने, ये इलीगल है, ये बिल्कुल सही नहीं है। एक तो आपने डीएचएफएल के जो शेयर होल्डर्स थे उन सभी के वैल्यू को आपने ज़ीरो कर दिया। दूसरी साइड अगर हम जो फिक्स डिपॉजिटर्स हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आर्मी पर्सन्स हैं, जो दिन रात अपने अपने परिवार का सुख और चैन छोड़ करके, त्याग करके, एक दूर कहीं दूसरी दुनिया में दुश्मन देश के सामने आपकी रक्षा के लिए दिन रात एक करके लड़ रहे हैं। और वो जो पैसे कमाते हैं, उन लोगों ने जो जमा किया था, क्या इसी दिन के लिए जमा किया था कि एक दिन डीएचएफएल को लूट लिया जाएगा पिरामिड ग्रुप जैसे बड़े ग्रुप के थ्रू? जी नहीं, उन्होंने एक उम्मीद के साथ किया था, और उम्मीद में बाद में ये मिले तो ये बिल्कुल गलत है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका पैसा डीएचएफएल में एफडी के रूप में, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के रूप में पड़ा हुआ था, और जिन सभी को इन्होंने एकदम कौड़ी के दाम, कबाड़ी का जो रेट होता है बेचने का, सामान बेचने का, एकदम वही वैल्यू उनको उनकी पैसे की मिली है। ये बिल्कुल भी इलीगल स्टिपुलेशन किया गया है। तो अब यहाँ पे अपडेट ये आ रही है कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के जो लीगल एडवाइज़र्स हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि ये अर्ज कर रहे हैं सीओसीज को, कोर कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को, ये सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करने के लिए। तो दो बातें हैं, या तो एनसीएलटी के डिसीज़न को फॉलो किया जाए या फिर ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला जा सकता है। आईबीसी के अंदर अगर आप पूछेंगे कि क्या इसको लेकर के प्रोविज़न है, तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर इसको बेसिकली अवॉइडेंस ट्रांजैक्शंस बोला जाता है। और ऐसा बताया गया है आईबीसी के अंदर कि ये जो अवॉइडेंस ट्रांजैक्शंस हैं ये रिकॉग्नाइज किए जाते हैं कि जो प्रीवियस प्रोमोटर्स थे उस पर्टिकुलर कंपनी के, जिसको आईबीसी के अंदर ले आया गया है, उनके थ्रू इन एसेट्स को अंडर वैल्यूड या फ्रॉडुलेंट या एक्सटॉर्शनेट का के रूप में देखा जाता है, जिसके चलते यहाँ पे पिरामिड ग्रुप ने ये दाव खेला और
जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने पूरी तरीके से उसको हाँ में हाँ मिला करके 38,000 करोड़ रुपए के टोटल नॉन इंटरेस्ट अमाउंट को एक्सक्लूड छोड़ करके ये एक्सेप्ट कर लिया गया, जो कि बिल्कुल भी कम है। और शायद जो पिरामल जो DHFL के पुराने जो प्रमोटर्स हैं उन लोगों ने यही सही बात कहा था कि पिरामल ग्रुप उनकी कंपनी को बहुत ही कम वैल्यू में ले रहा है, फ्री में एक तरीके से ले रहा है, और बिल्कुल ये बात सही है। तो दोस्तों लेटेस्ट अपडेट यही है कि अब पिरामल जो कोर कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं, देखना होगा कि क्या ये NCLT के रूल को फॉलो करते हैं। अगर फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली FD होल्डर्स को थोड़ा सा पैसा और मिलेगा, राइट। नहीं करते हैं तो ये बात सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जो फैसला लेगा, जो डिसीज़न लेगा, वही फाइनल माना जाएगा। अब आप पूछ रहे होंगे स्टेक होल्डर्स का क्या होगा। तो दोस्तों स्टेक होल्डर्स को लेकर के यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं है, मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगर अपडेट होती तो मैं आपको ज़रूर बताता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब इसके ऊपर देखना होगा किस तरीके से, किस नज़रिए से देखता है। जैसा कुछ होगा मैं आपको बताऊंगा कंटिन्यूस इसको लेकर के। अपना ख्याल रखिए तब तक, और लेट्स सी क्या होता है। टेक केयर।